Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE channel of an Academy, India's largest online learning platform। यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, एक सब्सक्रिप्शन में, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अन अकेडमी के ऊपर मिलती है हमको डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, और वो भी स्ट्रक्चर्ड मैनर में। पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में कंप्लीट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है हमको सारी क्लासेस का। बस करना क्या होता है, हमको गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से बस एक ये लर्निंग ऐप हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पर हमको पढ़ाते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, जैसे सुदर्शन गुर्जर हैं, प्रणाल पटेल, रोमन सैनी, आयुष सांगी, आशीष मलिक, और मेरा नाम अमित मोदी है दोस्तों। बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, 4 बार मेंस का एग्जाम दिया, 2 बार इंटरव्यू दिया है, 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ। unacademy.com/@amitmodi0408 ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी के ऊपर। आप इसको फॉलो कर सकते हो, कि जैसे ही मेरा कोई भी सेशन लाइव होता है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आप इसे जो है सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट द क्लासेस, अबाउट द एग्जाम्स, अबाउट द सेशन। सो आज का टॉपिक है दोस्तों अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कल के सेशन में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हुमायूं ने रिकैप्चर किया दिल्ली को, एंड देन ही फेल डाउन एंड ही डाइड इन द ईयर 1556। और उसके बाद अकबर जो है ये अपना रूल लाते हैं, एंड दिस इज नोन एज द एरा ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर होता है, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो ऑप्शनल कोर्सेज हो, या आंसर राइटिंग कोर्सेज हो। बस एक सब्सक्रिप्शन की हमको जरूरत होती है, एक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमको 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन प्लान में से चूज करना होता है, प्लस या फिर आइकॉनिक। प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमको 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 49,500 में मिलता है। ठीक है, इसमें जैसे ही आप अमित मोदी रेफरल कोड यूज करोगे आपको मिल जाएगा 10% का एक ऑसम डिस्काउंट। यस भैया, 10% का डिस्काउंट फीस में, और आपकी फीस हो जाएगी कम, 44,550 फॉर 1 ईयर, 64,800 फॉर 2 ईयर, एंड 81,000 फॉर 3 ईयर। ईएमआई ऑप्शन भी आप ऑप्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पर ईएमआई प्लान्स भी देखने को मिल रहे हैं कि आपको ईएमआई पड़ेगा अगर आप ये प्लान्स रिस्पेक्टिवली जो है ऑप्ट करते हो। जस्ट 2,250 रुपीज पर मंथ, ये आपको बस पे करना रहता है अगर आप ईएमआई ऑप्शन में जाते हो। इससे सस्ता, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिल सकता। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इट इज 1 ईयर प्लान फीस फॉर 69,500, 2 ईयर प्लान फीस 1,07,000, एंड 3 ईयर प्लान फीस इज 1,41,000। जैसे ही अमित मोदी रेफरल कोड आप यूज करते हो, 10% का आपको मिल जाता है यहाँ पर डिस्काउंट। 10% का आपको मिलता है डिस्काउंट। सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन अलग से हैं। 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन कोर्स है दैट इज 27,500, तो आपको मिलेगा अमित मोदी रेफरल कोड यूज करने के बाद जस्ट 24,750 में। जस्ट 24,750 में आपको ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा दोस्तों। आप प्लस में भी सब्सक्राइब, प्लस कोर्सेज का फ्री में भी आप जो है देख सकते हो। ये अभी एक सीरीज चल रही है, एमसीक्यू सीरीज। आज भी क्लास रहेगी 10:30 बजे, तो आप आज क्लास को देख सकते हो। ये टोटली फ्री क्लास होती है। बिल्कुल, आपको बस करना क्या होता है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करके बस आपको मेरा नाम फॉलो करना है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वेल फ्रेंड्स, अमित मोदी रेफरल कोड यूज करके आप ये प्लस का कोर्स है मेरा, ये भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे ही आप मेरा कोर्स सब्सक्राइब करोगे, बोनस में आपको और भी ढेर सारे कोर्सेज अदर एजुकेटर्स के मिल जाते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अन अकेडमी। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा मैंने कहा दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में। यस, द एज ऑफ अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद उसका सही नाम, और बाद में अकबर उसको मिलता है टाइटल। 1556 में वो बनता है रूलर, और रूल करता है 1605 एडी तक, यानी कि 17th सेंचुरी तक वो रूल करता है। लेकिन फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अकबर जब एम्परर बनते हैं, एम्परर मुगल एम्परर अकबर को बनाया जाता है इन द ईयर 1556, जब उनके फादर की डेथ होती है।
जस्ट 13 इयर्स 4 मंथ ओल्ड होते हैं अकबर, जब उनको कोरोनेट किया जाता है, यानी कि मुगल एम्परर बनाया जाता है एट कल्लनौर। जस्ट 13 इयर्स एंड 4 मंथ्स ओल्ड एज होती है। हुमायूं की डेथ की न्यूज जैसे ही पंजाब में, यस कल्लनौर इज अ प्लेस इन पंजाब, जैसे ही अकबर के पास पहुंचती है, तो ईस्ट रीजन के जितने भी अफगान, हमने कल जाना था ना, शेरशाह सूरी ईस्टर्न पार्ट में था, तो वहां के जितने भी अफगान हैं वो सब रेबेल कर देते हैं, रेबेल कर देते हैं, और वो बिल्कुल तेजी से आते हैं आगरा की तरफ। उनका जो लीडर है दैट इज हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू। ही वॉज द जनरल ऑफ आदिल शाह सुर ऑफ बंगाल। वो तुरंत की तुरंत आगरा आता है, आगरा को कैप्चर करता है, दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। लेकिन इसी बीच बैरम खान, जो हुमायूं के सबसे लॉयल और फेवरेट ऑफिसर हैं, जो कि उसकी एम्पायर के वकील भी हैं, यानी कि एडवोकेट भी हैं, जिनको खाने खाना का टाइटल खुद हुमायूं देते हैं, ये पहुंचते हैं दिल्ली, और बीच में पड़ता है पानीपत, जहां पर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, इसको हम लोग बोलते हैं द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। यस भैया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ, और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मुगल एम्पायर इंडिया के अंदर कंसोलिडेट हुआ। आदिल शाह सुर, बिल्कुल, जो जो हेमू को भेजते हैं, ठीक है, ये चीज, हेमू उनका वजीर है, विक्रमजीत उनका टाइटल है, और वो मुगल्स को एक्सपेल करना चाहता है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, हेमू जब दिल्ली को और आगरा को सीज कर लेते हैं, यहाँ पर मुगल्स के साथ जैसे दिल्ली, तो बैरम खान जो है अपनी आर्मी के साथ दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं, और हुमायूं के साथ लड़ाई होती है 5 नवंबर, 5 नवंबर 1556। क्या डेट? 5 नवंबर 1556। यहाँ पर मुगल्स की जो आर्मी है दैट वाज लेड बाय बैरम खान, और अफगान जो फोर्सेस हैं दैट वाज लेड बाय हेमू, ठीक है, पानीपत पे फिर से सामने आती है, ठीक है। हेमू की आर्टिलरी, यस इट वाज कैप्चर्ड बाय द मुगल फोर्सेस, लेकिन हेमू वो जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बैटल अब जो है विन, मतलब ये लगभग लगभग जीतने के उसमें होता है, पर फॉर्चुनेटली एक एरो हेमू की आंख में लगता है, और वो बेहोश हो जाता है। हेमू को कैप्चर कर लिया जाता है और मार दिया जाता है। अकबर जो है ही बिकेम वर्चुअल रिकॉन्कर्ड, यस, अकबर हैड वर्चुअली रिकॉन्कर्ड द एम्पायर यहाँ पर, एंड ही बिकेम द रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, और द मुगल रूल इन इंडिया। वेल फ्रेंड्स, अकबर जो है, यस, अगर हम थोड़ा सा आप अकबर की बायोग्राफी जान लेते हैं, अकबर रियल नेम जो है अकबर का है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यस, अकबर बेसिकली ये टाइटल है जो कि आगरा की पॉपुलेशन अकबर को देती है, बिकॉज ऑफ वेरियस मेजर्स ही टुक, ठीक है। अकबर का जो बर्थ है वो 1442 में होता है अमरकोट, एक राजपूत प्रिंसिपैलिटी में इसका अपकीपमेंट होता है। राजपूत रूलर राजा बीरसाल वाज देयर, और यहाँ पर जो है अमरकोट में उसका बर्थ होता है, हमीदा बानो बेगम। अकबर के बारे में जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमको मिलती है अकबरनामा से। ये बुक है जो कि अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल जो अकबर के कोर्ट पोएट भी थे, वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ द अकबर, ठीक है। यहाँ पर आईने अकबरी, आईने अकबरी, आइन का मतलब होता है लॉ, और अकबर मतलब, अकबरी मतलब अकबर, यानी कि लॉ ऑफ अकबर, ये इसका थर्ड पार्ट है, अकबरनामा का थर्ड पार्ट है। यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स, जितने भी रॉयल ऑर्डर्स, डिक्रीज जो अकबर ने पास किए हैं इन हिज रूल, वो सब यहाँ आईने अकबरी में हमको मिल जाते हैं। इसके अलावा निजामुद्दीन अहमद लिखते हैं तबाकत अकबरी, और मुल्ला बदाउनी, यस इट इज आल्सो वन ऑफ द 9 ज्वेल ऑफ द अकबर कोर्ट, ये लिखते हैं मुंतखाबुल तवारीख। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो अकबर के बारे में हमको बताती है, के रूल के बारे में ना। क्या होता है भैया, अकबर का जो रूल है, मैंने क्या बताया आपको, अकबर का जो रूल है वो 1556 से लेकर के कब तक है, 1605 तक। ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो है वो 1556 से लेकर के 1560 तक है, जो कि था बैरम खान रीजेंसी के अंदर, यानी कि बैरम खान, जिनको वो खान बाबा बोलते थे, जो वकील थे पूरी मुगल सल्तनत के, मुगल एम्पायर के, इनकी रीजेंसी में, यानी कि इनके अंडर में आता है। क्यों आता है? क्योंकि अकबर इस टाइम पर माइनर है। क्या है? माइनर, जस्ट 13 इयर्स ओल्ड बिट, है ना। ये चीज जब वॉर, जब बैटल होती है, ठीक है, और उसके बाद 1560 से लेकर के 1562 तक, ये जो 2 साल का पीरियड है दैट इज रिगार्डेड एज अ पेटीकोट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वो रॉयल लेडीज के अंडर में है। यहाँ पर महामंगा, ठीक है, महामंगा
जिसमें सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और 1562 से लेकर के 1605 तक का ये रूल खुद अकबर का है। तो ये 3 पीरियड में अकबर का पूरा रूल डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैरम खान का रीजेंसी का पीरियड, जो कि 1556 से शुरू होता है और 1560 तक जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अकबर जो है वो टीन एज में है जब वो अकबर थ्रोन पर बैठते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप ऑफ नोबल्स उनको सपोर्ट करते हैं। और अकबर की रीजेंसी है दैट वाज अंडर द बैरम खान 1556 से लेकर के 1560 तक, ठीक है। नोबिलिटी पूरी तरीके से बैरम खान के कंट्रोल में है। बैरम खान थोड़ा सा एरोगेंट हो जाता है, ठीक है, एरोगेंट हो जाता है। ऑब्वियसली पावर आएगी तो एरोगेंसी भी आएगी भैया, ठीक है। यहाँ पर अकबर बिल्कुल ही फेल टू रियलाइज दो ही वाज, बिल्कुल बैरम खान जो है, ऐसा कहा जाता है कि बैरम खान जो है अकबर के काफी फेवरेट, ही वाज वन ऑफ द गुरु ऑफ अकबर, काफी फेवरेट भी थे। लेकिन बैरम खान चूंकि ही वाज द सुप्रीम पर्सन ओवर देयर, थोड़ा-सा ऐसा लोग बोलते हैं कि उनके अंदर एक जो है फीलिंग आ जाती है कि भैया अकबर जो है वो बड़ा हो रहा है, लेकिन वो इसको रियलाइज़ नहीं करते कि स्टिल द अकबर इज़ गोइंग ऑन। भैया फाइनली बैरम खान के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा कोर्ट इंट्रोड्यूस होते हैं। बैरम खान को ये कहा जाता है कि अकबर के कोर्ट में उसको सबमिट, यानी कि उसका सबमिशन करना है, ठीक है? बिल्कुल, अकबर वो आते हैं, अकबर उनको कॉर्डियली रिसीव भी करते हैं और उनके पास में ऑप्शन देते हैं। अकबर बैरम खान से अकबर बोलते हैं कि भैया या तो आप रिटायर हो जाओ, ठीक है? या फिर कोई अच्छी सी जागीर ले लो या फिर मक्का चले जाओ। बैरम खान मक्का जाना पसंद करते हैं। यस, बैरम खान ही चूज़ टू रिटायर टू मक्का। मक्का जाना पसंद करते हैं। और जब वो मक्का जा रहे होते हैं, तो पठान यानी कि अहमदाबाद के पास में एक पाटन करके शहर है, वहाँ पर एक अफ़गान बैरम खां को मार देते हैं। कुछ पर्सनल रहा होगा उसके चलते, ठीक है। बैरम खां की जो वाइफ है और यंग चिल्ड्रन, उसे बैरम खां की विडो से अकबर शादी कर लेते हैं और बच्चे को दे देते हैं अपना नाम। उनके बच्चे का नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम, ठीक है। और खाने खाना ये टाइटल उनके फादर को भी दिया गया था और सेम यही टाइटल अब अकबर जो है अब्दुल रहीम को भी दे देते हैं। ठीक है? यहाँ पर बैरम खां की रीजेंसी खत्म होती है और 1560 में 1560 से लेकर के 1562 तक एक पेटीकोट गवर्नमेंट का एरा शुरू होता है। ठीक है? अकबर की जो फॉस्टर मदर है महामंगा और उनके रिलेटिव्स, ठीक है? ये चीज महामंगा पॉलिटिक्स से सून अपने आप को चली जाती है। क्यों? कि महामंगा जो है उनके जो बेटे हैं आदम खान, जो कि एक इम्पेटस यंग मैन है, वो अकबर के ऊपर अटैक कर देते हैं और अकबर उनको बिल्डिंग से फेंक के मार देते हैं। ठीक है? ऐसा कहा जाता है कि आदम खान मालवा को कैप्चर करते हैं इन द ईयर 1561 और मालवा से जो भी रिचेस जो है आदम खान को मिलते हैं, वो शेयर नहीं करते अकबर के साथ। थोड़े से एरोगेंट हो जाते हैं और फिर बाद में अकबर के ऊपर आदम खान अटैक कर देते हैं, जिससे अकबर जो है नाराज होते हैं और अकबर एक तरीके से देखा जाए तो वो आदम खान को मार देते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। महामंगा के वो बेटे हैं, महामंगा को थोड़ा सा बुरा लगता है, भैया थोड़ा सा क्यों, ज्यादा बुरा लगेगा, है ना। और वहां पर अकबर के सामने अकबर के सामने जो है बिल्कुल सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि यस, महामंगा वाज आल्सो अगेंस्ट हिम, ठीक है। और यहाँ पर पेटीकोट गवर्नमेंट एंड होती है और अकबर खुद अपना चार्ज संभालते हैं ना। अकबर का जो रीन है, अकबर के रीन में बेसिकली क्या भैया, रूलर है, तो रूलर है का काम क्या है, एम्पायर को एक्सपैंड करना या फिर एम्पायर को कंसोलिडेट करना, है ना। तो भैया अकबर की जो एम्पायर है वो ना तो ज्यादा बड़ी थी उस टाइम पर और ना ही कंसोलिडेटेड थी। अकबर ने अपने मिलिट्री कैंपेन से एम्पायर को एक्सटेंड भी किया और एम्पायर को कंसोलिडेट भी किया, ठीक है। नाउ 1561 में अकबर ने मालवा के ऊपर अटैक किया, ठीक है भैया। 1561 में अकबर ने मालवा पर, अभी हमने ये देखा, यहाँ पर कौन था भैया इसमें लीडर, इसमें लीडर था आदम खान और पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद जो है वो वजीर थे, ठीक है। यहाँ पर तो आदम खान और पीर मोहम्मद यहाँ पर अटैक करते हैं, मालवा को कैप्चर कर लेते हैं। बहुत ही फेमस स्टोरी है भैया। मालवा को जब अटैक करते हैं ना और कैप्चर कर लेते हैं, तो यहाँ पर रानी रूपमती का एपिसोड है। यस, बज बहादुर एंड रानी रूपमती। हमने पढ़ा था ना कि मालवा के जो लास्ट रूलर थे दैट वाज हुम, दैट वाज मिस्टर बज बहादुर, जो बनाते हैं मांडव में जहाज महल, है ना।
ये चीज तो उनकी फेवरेट उनकी क्वीन है रानी रूपमती। यस भैया, पर रूपमती तो अपने आप को सुसाइड कर लेती हैं, जौहर परफॉर्म कर लेती हैं और बस बहादुर को कैप्चर करके भेज दिया जाता है आगरा अकबर के कोर्ट में। बस बहादुर वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। फिर आता है घर कटंग, रानी दुर्गावती। यस भैया, घर कटंग यानी कि प्रेजेंट डे गोंडवाना रीजन, यस महाकौशल रीजन। फिर चित्तौड़, चित्तौड़ फोर्ट। यस भैया, 1568 में चित्तौड़ को कैप्चर किया जाता है और अकबर को काफी टाइम लगता है इस फोर्ट को कैप्चर करने में। और अकबर फिर इस फोर्ट को डेजर्ट कर देते हैं, बिल्कुल तोड़ देते हैं। और उसके बाद में चित्तौड़, यहाँ से चित्तौड़ का जो एक डोमिनेंस था, है ना, वो पूरी मिडिवल हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वो काफी बड़ा फोर्ट है, काफी स्ट्रांग फोर्ट है, खत्म हो गया अब यहाँ से जितने भी सिसोदिया डायनेस्टी के रूलर्स थे वो शिफ्ट हो जाते हैं कुंभलगढ़। कहाँ पर? कुंभलगढ़, ठीक है। ये राणा कुंभा जो है ये कुंभलगढ़ का किला बनाते हैं, उदयपुर के पास में है, ठीक है। ये चीज तो वहां पर जाके वो सेटल हो जाते हैं। महाराणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह के ग्रैंडसन। अकबर ग्रैंडसन किसके हैं? बाबर के। फिर से बैटल ऑफ हल्दी घाटी में दोनों के बीच में टसल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन ऑफ अकबर वॉज ऑफ गुजरात, 1572-73। अकबर को पहले से ही पता था कि गुजरात को कैप्चर करना बहुत जरूरी है अगर उसे अपनी एम्पायर को कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेशन के लिए चाहिए आर्मी, और आर्मी के लिए चाहिए क्या? पैसा। यहाँ से आएगा पैसा, गुजरात से। फिर अकबर बंगाल और बिहार को कैप्चर करता है। तो बाय 75 एडी देखा जाए तो एक तरीके से पूरा नॉर्थ इंडिया अकबर के अंडर में है। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप के केस में 1576 में होती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। फिर काबुल एंड कश्मीर जो कि छोटे मोटे रिवोल्ट्स के बाद में फ्री हो जाता है, काबुल अकबर उसको भी कैप्चर करता है। फिर 1595 में कंधार को भी कैप्चर किया जाता है। फिर उसके बाद बिल्कुल अपनी पोजीशन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्ट्रॉन्ग करने के बाद अकबर मूव करता है साउथ इंडिया। सबसे पहले अहमदनगर और खानदेश। खानदेश कहाँ है? असीरगढ़, यस, बुरहानपुर के पास, है ना। ये चीज तो इसको वो कैप्चर कर लेता है। बाद में अहमदनगर। ओके, अहमदनगर क्या है? अहमदनगर, अहमदनगर इज वन ऑफ द किंगडम जो कि कहाँ से ब्रोक आउट होकर के बना फ्रॉम दी बहमनी किंगडम। पढ़ा था हमने ये चीज, ओके। ये पार्ट तो हम एक एक करके फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको ब्रीफ में बताया, अब थोड़ा डिटेल में। मालवा 1561, द रूलर ऑफ मालवा वाज बस बहादुर। काफी रोमांटिक स्टोरी है रानी रूपमती के साथ, वो काफी ब्यूटीफुल लेडी थी। यस, बस बहादुर का इंटरेस्ट है म्यूजिक में, पोइट्री में। मांडू जो कि उसकी कैपिटल है, यहाँ पर ढेर सारा, यस बिल्कुल, इट इज ग्रेट सेंटर ऑफ द म्यूजिक एट दैट टाइम, ठीक है। बिल्कुल। आर्मी, वो सब कुछ, इसको स्ट्रेंथ को बस बहादुर ने नेग्लेक्ट किया था। आदम खां यहाँ पर अटैक करते हैं और कैप्चर कर लेते हैं। बहादुर शाह was defeated badly and Rani Roopmati committed suicide, and after wondering बहादुर शाह approached the Akbar's court, जहां पर वो मुगल मनसबदार बना दिए जाते हैं। Then comes the घर कटांग 1562-63। आसफ खान ये गवर्नर है कहाँ के? ये गवर्नर है इलाहाबाद के। इलाहाबाद के गवर्नर हैं। मालवा जब कैप्चर कर लिया जाता है, मालवा, यस, और यहाँ पर है गोंडवाना, गोंडवाना रीजन। यहाँ पर है हमारा क्या? यहाँ पर है हमारा इलाहाबाद, ठीक है। ये पार्ट तो भैया, यहाँ के जो रूलर है मिस्टर घर कटन के जो रूलर है, इनसे कहा जाता है कि कुछ फोर्स हमको दे दो। यहाँ पर गोंड रूलर्स है, ये राजपूत प्रिंसिपैलिटी है ये। यहाँ पर है रानी दुर्गावती जो है इस फोर्स को देने से मना कर देती हैं। असफ खान अटैक करते हैं घर कटंग के ऊपर। रानी दुर्गावती को उनके नोबल्स ही सपोर्ट नहीं करते और खुद एक स्मॉल फोर्सेस लेकर के रानी दुर्गावती जो है लड़ने लगती हैं आसफ खान से। She fought bravely but was defeated, ठीक है। यस, और जब वो हार जाती हैं तो शी स्टैब्ड हरसेल्फ टू द डेथ। यहाँ पर घर कटंग को जो है चंद्र शाह एक रूलर बना दिया जाता है और कुछ फोर्ट्स ले लिए जाते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट द मालवा। सबसे इंपॉर्टेंट है गुजरात एक्सपीडिशन, जैसे मैंने कहा चित्तौड़, रणथंभौर, जोधपुर, इन सब राजपूत को हराने के बाद अकबर पहुंचता है अहमदाबाद, अजमेर होता हुआ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल, भरूच, बड़ौदा, सूरत, ये सारी चीजें, वो ये सारे सिटीज वो कैप्चर कर लेता है। यहाँ पर अकबर पहली बार
सी को देखता है, नाव में बैठता है। पहली बार नाव में अकबर बैठते हैं इन द ईयर 1572। जब 1573 में अकबर वापस आ जाता है तो गुजरात में हो जाता है रिवोल्ट। और जैसे ही अकबर को मालूम पड़ता है कि 1573 में कि गुजरात में रिवोल्ट हो गया है, जस्ट इन 9 डेज अकबर पहुंच जाता है गुजरात। और वहां पर जो है अहमदाबाद पहुंच करके वो उस रिवोल्ट को सप्रेस करता है। अपने एक दाऊद खान जो वहां पर गवर्नर है, वो अफगान रूलर है, उनको डिफीट करता है और पूरा का पूरा गुजरात फिर से रिकैप्चर कर लेता है वो। ठीक है, रिकैप्चर कर लेता है। ठीक है, 1574-75 में बंगाल बिहार को बिल्कुल कैप्चर कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद में से 1576 में होती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप के बीच में। इधर महाराणा प्रताप वाज डिफीटेड, ठीक है, और वो अपना कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन 1597 राणा प्रताप डाइड बिकॉज ऑफ सम इंटरनल इंजरीज। ठीक है, यस भैया, बहुत फेमस है, इनके घोड़े का जो नाम है चेतक, काफी फेमस है ये महाराणा प्रताप, है ना। बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये चीज तो इस तरीके से अकबर जो है अपनी एम्पायर को कंसोलिडेट करते हैं। क्या करते हैं? अपनी एम्पायर को कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब बारी आती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। भैया अब अकबर ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो कर ही लिया, है ना। टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर लिया, लेकिन अब हमको क्या चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन। तो अकबर ही वाज द फर्स्ट किंग, यस, फर्स्ट मुगल रूलर जिसने एक प्रॉपर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रॉपर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब दिया। दैट्स व्हाई वी कॉल हिम एज द रियल फाउंडर ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। मैंने आपको इल्तुतमिश के टाइम पर भी बताया था, है ना, कि जो भी रूलर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बनाता है, उसी को रियल फाउंडर कहा जाता है किसी भी एम्पायर। ओके, नाउ किंग यहाँ पर एक सोवरेन रूलर है, किसी का भी कोई अथॉरिटी के अंडर में ये काम नहीं कर रहे हैं। एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ पदशाह और बादशाह। ठीक है, नाउ अकबर ने थोड़ा सा चेंज किया। अकबर ने क्या किया? ही अडॉप्टेड द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, बिल्कुल बलबन की तरह, जैसा बलबन ने कहा। और कहा कि भैया मैं खुद एनलाइटेंड हूँ, आई हैव रिसीव्ड अ रे ऑफ लाइट। और अपने आप को कहा उन्होंने जिल्ले इलाही। क्या कहा? जिल्ले इलाही, जैसा बलबन ने कहा था, जैसा बलबन ने कहा था, बिल्कुल उसी तरीके से अकबर ने भी जो है अपने आप को बोला। He started the practice like झरोका दर्शन। अब झरोका दर्शन क्या होता है बता देता हूँ। कहीं आप लोगों ने देखा होगा टीवी में, टीवी में देखा होगा ना, यस, बालकनी में आकर के जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं और वो लोगों को अपना अपीयरेंस देते हैं, है ना, उसको बोलते हैं झरोका दर्शन। सेम यही चीज अकबर ने स्टार्ट करी। ठीक है, वो आज के मॉडर्न सेंस में, अकबर उस टाइम पर था। सजदा और पापोस, सजदा पापोस, ये दोनों चीजें बलबन ने स्टार्ट की थी, अकबर ने रिवाइव कर दी। द फेस्टिवल ऑफ नवरोज, यस, ईरानियन फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ नवरोज, ये उसने स्टार्ट कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ढेर सारे हिंदू फेस्टिवल्स भी अकबर के कोर्ट में सेलिब्रेट किए जाते थे, दिवाली, होली, सब कुछ। एंड ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ तुलादान। ये भी एक हिंदू प्रैक्टिस है। तुलादान क्या होता है? अपने वजन के हिसाब से कोई भी चीज को, यस, अपने वेट के हिसाब से कोई भी चीज को वे करके जो है दान दे देना, दैट वी कॉल्ड एज अ तुलादान, तोल करके दान देना। ठीक है ना। बादशाह को असिस्ट करने के लिए ढेर सारे ऑफिसर्स हैं, जिसमें वजीर, मीर बख्शी, सदरुस्दूर, बायूतात, बायूतात मतलब आर्मी, ये आर्टिलरी के जो ऑफिशियल हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं। सेकंड पोजीशन पर आते हैं वजीर, वजीर और दीवान, और है ये, और दीवान जो कि बोथ है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। फिर आता है मीर बख्शी, जिसका काम है मस्टर मास्टर करना आर्मी को। यस, जैसे दीवाने हारिस था ना दिल्ली सल्तनत में, यहाँ पर है मीर बख्शी। ठीक है, इज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट। ओके, फिर यहाँ पर है सदर सुदूर। सदर सुदूर का काम क्या है? रिलीजियस एंडोमेंट्स को, चैरिटेबल वर्क को देखना और काजी की तरह बिहेव करना। काजी यानी कि चीफ जस्टिस। ठीक है, यस। सामान, रॉयल फैक्ट्री के इंचार्ज, आमीर सामान। ठीक है, मुशरिफ मुमालिक, अकाउंटेंट जनरल, मुस्तौफी मुमालिक, ऑडिटर जनरल। अकाउंटेंट जनरल, यस भैया, पूरा फंड्स को देखना। ऑडिटर जनरल, सही तरीके से पैसा खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। आतिश, आतिशबाज यानी कि आर्टिलरी, यस। हीरे बहर, रॉयल बोट्स एंड शिप्स,
इनका रोल काफी कम हुआ करता था, मीरे बहर का कोई ज्यादा रोल भी नहीं था। ठीक है, ये चीज गॉट इट, क्लियर है। नाउ अकबर ने क्या किया, अपने पूरे एम्पायर को वेरियस प्रोविंसेस में डिवाइड किया, जिन्हें कहा जाता था सूबा। अकबर के टाइम पर थे 15 प्रोविंसेस, 15 प्रोविंसेस थे। नाम बंगाल, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा, गुजरात, खानदेश, बेरार एंड अहमदनगर। खानदेश, बेरार एंड अहमदनगर ये बाद में जोड़े गए। ठीक है, इनिशियली 12 थे, बाद में ये 3 और जोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एम्पायर को डिवाइड किया सूबा में, सूबा को डिवाइड किया सरकार में, सरकार को डिवाइड किया परगना में, और परगना को डिवाइड किया विलेजेस में। तो विलेज वाज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, विलेज वाज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर ऑफ विलेजेस को मिला करके बनती थी परगना, नंबर ऑफ परगनास को मिला के बनती थी सरकार, नंबर ऑफ सरकार को मिला करके बनते थे सूबा। हम लोग अगर मॉडर्न सेंस में बात करें तो ये है स्टेट्स, प्रोविंसेस, ये है डिस्ट्रिक्ट, क्या है, डिस्ट्रिक्ट, ये है ब्लॉक्स, ठीक है, और ये विलेज, बेसिक यूनिट। ठीक है, इस तरीके से गॉट इट, समझ गए। या फिर यहाँ पर डिवीजन भी रख सकते हो आप, इसको इसको आप डिवीजन भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसको आप डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हो, अगर आपको ब्लॉक नहीं बनाना। पर ये नहीं था, इट वॉज नॉट देयर, इट वॉज नॉट देयर। डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, ये चीज। ओके, ये पार्ट, इनके ऑफिसर्स भी थे। सूबा का हेड था सूबेदार, है ना, सूबे का हेड था सूबादार। सरकार जो है दैट वाज इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट, मैंने इसी डिवीजन वर्ड काट दिया बेटा। ओके, ये चीज समझ गए, गॉट इट, क्लियर है सभी को। यस, चीफ ऑफिसर जो था सूबे का वो था दीवान या सूबेदार। ठीक है, सूबेदार एंड दीवान एंड काजी। अब देखो मजे की बात, ये एडमिनिस्ट्रेशन था तो प्रोविंशियल, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन भी किया अकबर ने। पर अकबर ने अपॉइंटमेंट जो है, यस, सूबे का जो भी सूबेदार होता था उसको अकबर अपॉइंट करता था। ठीक है, जो भी दीवान होता था उसको अकबर अपॉइंट करता था, और जो भी काजी होता था उसको भी अकबर अपॉइंट करता था। ठीक है, ये चीज, इन तीनों फंक्शनरीज को अपॉइंट करने के बाद में ये तीनों एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ठीक है, यस, ये तीनों आपस में रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, दे ऑल वर रिस्पॉन्सिबल टू द मुगल एम्परर। यस, सूबेदार, दो सूबेदार जो था, सूबेदार जो था वो हेड था एक पर्टिकुलर प्रोविंस का, दीवान उसके अंडर में था, बट दीवान वाज नॉट आंसरेबल टू सूबेदार, ही इज आंसरेबल टू द अकबर ओनली, किंग ओनली। तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम था वो अकबर ने स्टैब्लिश किया ताकि रिवोल्ट ना हो सके। मालूम पड़ा सूबेदार और दीवान मिलके ही खुद अपने लिए नई प्रिंसिपलिटी स्टैब्लिश कर दी। तो ये चीज, फिर सरकार में फौजदार एंड अमाल गुजार, जो वर्क सूबेदार का था वही यहाँ पर फौजदार का हुआ, और अमाल गुजार का काम था बिल्कुल जस्ट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। ठीक है, फौजदार का काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और अमाल गुजार का काम क्या था, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अकबर के टाइम का काफी इंपॉर्टेंट है, एंड यस दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। भैया प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है, फौजदार क्या है भैया, सरकार यानी कि डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है वो कौन है, इट इज द फौजदार, जस्ट लाइक द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, अमाल गुजार का काम क्या है, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। परगना लेवल पर था फोतेदार, फोतेदार और आमिल। ठीक है, यस, फोतेदार जो था ट्रेजरी का इंचार्ज, शिकदार जो था लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज, और आमिल था लैंड रेवेन्यू का इंचार्ज। अपने पूरी टेरिटरी को ढेर सारी जागीर, खालिसा और इनाम लैंड्स में जो है बांटा गया। यस, खालसा, इनाम एंड जागीर, इनको, ठीक है, खालसा लैंड में जो भी आते थे, जो भी रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता था वो सीधे रॉयल एक्सचेकर को जाता था, वो सीधे रॉयल एक्सचेकर को जाता था। और जागीर जो थी दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफिशियल्स, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफिशियल्स। और इनाम, इनाम मींस गिफ्ट, बिल्कुल, ये वो प्रॉपर्टी होती थी जो लर्न एंड रिलीजियस पर्सन को दी जाती थी। ठीक है, जागीर लैंड नोबल्स को या मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली को, या इवन क्वींस तक को जो है अपॉइंट कर दी जाती थी, उनको दे दी जाती थी लैंड ग्रांट्स। तो भैया यहाँ से हमको क्या मिलता है, एक और सिस्टम,
कि जो लैंड ग्रांट का सिस्टम है वो अभी भी स्टैब्लिश्ड है यहाँ पर। क्या है भैया? स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, ये चीज इंडिया के अंदर पूरी तरीके से हटा नहीं है। अकबर ने अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन किया और ऑर्गेनाइज किया। एक नया सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया। दैट सिस्टम वी कॉल्ड एज द मनसबदारी सिस्टम। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे मनसबदारी सिस्टम। मनसब जो है ये एक अरेबिक वर्ड है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है रैंक और पोजीशन। रैंक और पोजीशन, जो कि मंगोलिया से इसने लिया। ठीक है, मंगोलिया से इसने लिया। मनसब को कैटेगराइज किया गया है रैंक को जात एंड सवार में। जात एंड सवार में हाईएस्ट रैंक 5000 की होती थी और लोएस्ट 10 की होती थी। लोएस्ट 10 की होती थी। जात एंड सवार, यस, ये वर्ड याद रखिएगा। जात एंड सवार। जात का मतलब होता था पर्सोनेल। पर्सोनेल या उस पर्टिकुलर पर्सन का रैंक या उस पर्टिकुलर पर्सन का स्टेटस। ठीक है, यस, पर्सनल स्टेटस, जो कि उसकी सैलरी भी डिसाइड करता था। और सवार का मतलब होता था कि कितने कैवलरी मैन उस पर्टिकुलर मनसब को मेंटेन करने हैं। ठीक है, मेंटेन करने हैं, और वो जो भी मेंटेनेंस होता था ना, वो उसकी पर्सनल पे से होता था। बिल्कुल पर्सनल पे से होता था। ठीक है, मुगल मनसबदार को काफी ज्यादा पैसा मिलता था भैया। प्रोबेबली जो सैलरीज उनको मिलती थी वो हाईएस्ट थी अपने टाइम पर वर्ल्ड में। यस, काफी हाईएस्ट थी, और उतने ही अमाउंट का लैंड उनको दे दिया जाता था। यस, दे वर पेड इन टर्म्स ऑफ जागीर, नॉट इन कैश। और जब कभी भी राजपूत पूत को उनके होम जागीर, होमलैंड में मिलता था ना, तो उसको कहा जाता था वतन जागीर। यस, वतन मीन्स होम और जागीर मीन्स लैंड। गॉट इट, ये चीज। बस मनसबदारी सिस्टम देखो बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, ज्यादा डेप्थ में जाने की इसमें जरूरत नहीं है। हमको सिंपल ये समझना है कि जात और सवार, बस ये इस तरीके से मेंशन होता था। जात मतलब रैंक या उसका पर्सनल या उसकी कितनी सैलरी है, और सवार यानी कि कितने हॉर्समैन उसे जो है लेने हैं। दुअश्व और शीअश्व यानी कि जितने भी जात है, मालूम पड़ा 1000 उसकी रैंक है या सैलरी है, और उसे 1000 ही सोल्जर्स मेंटेन करने हैं। तो दुअश्व में क्या होता था? दो घोड़े, 2000। शीअश्व में क्या होता था? 3000। ठीक है, यस। तो ये सिस्टम जो है दुअश्व एंड शीअश्व जो सिस्टम है, ये जहांगीर एंड शाहजहां ने इंट्रोड्यूस किया। इनिशियली इट वाज इनिशिएटेड इन द जहांगीर। ठीक है, और शाहजहां ने इसे और कंसोलिडेट किया। ठीक है, तो ये सिस्टम, बस ये खाली चेंजेस हैं इस सिस्टम में, ये जहांगीर और शाहजहां लेकर किया है। बाकी सब कुछ जैसा अकबर ने बनाया था, औरंगजेब इवन 1857 तक की डेथ, जब बहादुर शाह जफर की डेथ होती है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरीके से चला, इसी तरीके से। ठीक है, ये बात। अब बारी आती है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अकबर जो है एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, तहसाला सिस्टम फॉर द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। यस, तहसाला सिस्टम फॉर द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। अकबर ने अपने पूरे के जो उसका लैंड था उसको चार पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी। यस, फर्टिलिटी के ऊपर। सबसे पहली थी पोलज लैंड, जो कि हाईएस्ट क्वालिटी थी। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कल्टीवेशन किसी भी गैप के बिना होती है। दूसरी लैंड थी प्राउती लैंड। यहाँ पर 1-2 साल लैंड पर कल्टीवेशन नहीं होता। स्ट्रक्चर, यहाँ पर 3-4 साल के गैप में कल्टीवेशन होता है। और चौथी है बंजर, जो कि 4 साल से ज्यादा समय तक कोई भी लैंड पर कल्टीवेशन नहीं है, तो उसे बंजर कहा जाता था। ठीक है, भाई मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ, ऐसा नहीं था। ठीक है, ये जैसे मान लो एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड है। ठीक है, एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड है। फार्मर इतने पोर्शन में हर साल जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है, हर साल इतने पार्ट में, इतने पार्ट में वो जो है 1-2 साल में, और इतने पार्ट में वो हर 3-4 साल में, और ये एकदम खाली छोड़ दी है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ये हो गई बंजर। ठीक है, ये हो गई पोलच, ये हो गई प्रौती। ठीक है, और ये हो गई छच्छर। तो पहले क्या होता था कि लैंड रेवेन्यू उस पूरे के ऊपर लगता था। अकबर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा भैया। यहाँ पे हर साल प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका एक अलग पैमाना होगा। यहाँ पर हर 2 साल में हो रहा है तो इसका अलग होगा। यहाँ हर 4 साल में हो रहा है तो इसका अलग होगा। यहाँ हो ही नहीं रहा तो इसको कंक्लूड किया ही नहीं जाएगा, इंक्लूड किया ही नहीं जाएगा। लैंड रेवेन्यू को मैं पोलज, प्रौती और छच्चर, यही 3 लैंड्स के प्रोड्यूस को एवरेज निकाल करके ये लिया। ठीक है, यस, ये लिया गया। अब बंजर लैंड है।
इसको भी कल्टीवेशन में लेकर के आना है। तो अकबर ने क्या कहा? अकबर ने बोला कि भैया इनाम में या तो बंजर लैंड दे दी, तो ये करो कल्टीवेशन, या फिर बोला टैक्स हॉलिडे। अगर आप मान लो इस लैंड को भी कल्टीवेशन में लेकर के आते हो, तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए टैक्स हॉलिडे यहाँ पर दिया गया है। क्या? कि टैक्स हॉलिडे है। भैया आप लेकर के आओ, वो प्रॉफिट आपका, हम उस पर से रेवेन्यू नहीं लेंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा बेटा कि जो लैंड जिस पर कभी भी कल्टीवेशन नहीं होता है, कल्टीवेशन एक तो शुरू हो गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ना शुरू हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया, ठीक है, सरप्लस फूड मिलेगा, सरप्लस फूड ग्रेन्स मिलेंगे, तो क्या होगा? यस, ट्रेड फैसिलिटेट करेगा। मैन पावर जो है वो अपने आप को एग्रीकल्चर से हटा करके ट्रेडिंग एक्टिविटीज में या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज करेगी, ठीक है, यस, प्रॉस्पेरिटी आएगी, ये चीज, गॉट इट, समझ गए? यहाँ से ओके। नाउ 1580 में अकबर 10 साला सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड लॉर्ड। 1562 में अकबर बन रहे हैं एम्परर, ठीक 18 साल के बाद 10 साला सिस्टम आता है। तब तक क्या था? तब तक जो शेरशाह सूरी का सिस्टम था ना वही चल रहा था, और अकबर जो है उसमें मॉडिफिकेशंस किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, और भैया राजा टोडर मल के साथ मिलके, राजा टोडर मल इनके साथ मिलके अकबर ने 10 साला सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1580, 1580 में। यहाँ पर क्या किया गया? 10 साला मीन्स 10 इयर्स। यस, किसी भी क्रॉप का जो प्रोड्यूस है वो 10 इयर्स का कैलकुलेट किया गया, एवरेज निकाला गया, और फिर लैंड रेवेन्यू फिक्स किया गया। कैश में चाहिए लैंड रेवेन्यू, काइंड में नहीं, कैश में, ठीक है, यस, कैश में चाहिए, गॉट इट, ये चीज। अकबर ने जो भी लैंड रेवेन्यू किया वो लैंड मेजरमेंट के बाद किया, तो लैंड मेजरमेंट सिस्टम को कहा जाता था जब्ती सिस्टम, ठीक है, लैंड मेजरमेंट सिस्टम को कहा जाता था जब्ती सिस्टम, ठीक है, जब्ती सिस्टम यानी कि मेजरमेंट के लिए अब स्केल चाहिए, गज ए इलाही। पहले चलती थी गज ए सिकंदरी, लेकिन अब आ गई गज ए इलाही। गज ए सिकंदरी में क्या था? नायलॉन का रस्सी था, रोप था, ठीक है, गज ए इलाही में बैम्बू, बैम्बू को आयरन रिंग से अटैच कर दिया गया, ये बन गया गज ए इलाही। नायलॉन क्या है? गीली हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सूख जाएगी तो एक्सपैंड कर जाएगी। यस भैया, तो ये चीज तो है, थोड़ा सा गड़बड़ करती थी नायलॉन, है ना, ये पार्ट। यहाँ पर बैम्बू स्टिक को यूज किया गया विद अटैचिंग द आयरन रिंग्स एट बोथ द एंड्स, ठीक है, ये चीज। जब्ती सिस्टम में ये असेसमेंट होता था। कॉमन मैन के साथ में एक और चीज स्टार्ट की गई, दैट इज द बतई सिस्टम, बतई और गल्ला बख्शी, ठीक है, यस, बतई और द गल्ला बख्शी। ना अब ये क्या होता था? बतई सिस्टम और गल्ला बख्शी, है ना, भाई ये याद रखना यार, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये एज सच एग्जाम में आने वाले हैं। यस, ये एज सच एग्जाम में आने वाले हैं, दैट ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे अभी होंडी वाला क्वेश्चन नहीं आ गया, है ना, हर्षा के टाइम पर, है ना, ये चीज तो ऐसे ही ये भी है, ये भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर द बतई सिस्टम वाज प्रेवलेंट, व्हाट वाज द बतई, है ना, व्हाट वाज बतई या व्हाट वाज गल्ला बख्शी। अब बतई मैं बता देता हूँ आपको, बतई सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस है, जो भी प्रोड्यूस है वो पीजेंट्स और किंग के बीच में या स्टेट के बीच में फिक्स प्रोपोर्शन में पहले से ही डिवाइड हो गया, प्रोडक्शन से पहले ही डिवाइड हो गया, ठीक है, ये चीज। पीजेंट्स जो है वो अलाउड है कि वो या तो जब्ती सिस्टम पर जाए या बतई सिस्टम पर जाए। जब्ती सिस्टम में होगा तो प्रॉपर लैंड का मेजरमेंट होगा और उसके बाद लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाएगा। बतई सिस्टम भैया होलसेल में बता दो कितना करना है, ये लैंड है, इससे इतना बनेगा, आधा आपका आधा हमारा, या 1/3 आपका 2/3 हमारा, ये चीज, ठीक है। चॉइस होती थी यहाँ पर, पीजेंट के पास चॉइस होती थी कि उसे कैश में पे करना है या काइंड में, तो स्टेट हमेशा कैश प्रेफर करता था, ये चीज, ठीक है। और जब कभी भी कैश क्रॉप्स होते थे ना, जैसे कॉटन, इंडिगो, ऑयल सीड्स, तो यहाँ पर तो स्टेट का डिमांड सिर्फ कैश का ही होता था, इसीलिए इन क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि इन क्रॉप से बेच करके सीधा पैसा हाथ में आता है, कैश हाथ में आता है, ठीक है, ये चीज, गॉट इट, ये चीज। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम वाज नशक, नश्क, है ना, ये कुछ बंगाल में प्रोमिनेंट था, ठीक है, ये चीज एक रफ कैलकुलेशन बना दिया जाता था 5 रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बेस पर, और फिर पीजेंट से वो चीज
की जाती थी। वहां पर कोई भी मेजरमेंट या कुछ भी रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं रखे जाते थे, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो फार फ्लंग एरियाज, इंटीरियर एरियाज, उन सब में जो है इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। ये चीज, तो ये हुआ अकबर का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं अकबर की सबसे इंपॉर्टेंट राजपूत एंड द रिलीजियस पॉलिसी। भैया अकबर ने स्टार्ट किया सुलह कुल, है ना, सुलह कुल, या हम लोग बोल सकते हैं दीन इलाही। और यहाँ से एक और चीज निकल के आती है भैया कि अकबर को जो है एक तरीके से नेशनल मोनार्क कहा जाता था। नेशनल मोनार्क जस्ट फॉर द सेक्युलर पॉलिसीज ही अडॉप्टेड। सेक्युलर पॉलिसीज, तो इसी की रिलीजियस पॉलिसीज में ये आ जाते हैं। सेक्युलरिज्म है क्यों भैया? राजपूत। देखो भैया, सीधी सीधी सी बात है, अकबर जब रूलर बना तो उसके दिमाग में एक ही चीज थी कि उसे पूरा हिंदुस्तान कॉन्कर करना है। यस, पूरा हिंदुस्तान, एक फुल ऑल इंडिया एम्पायर स्टैब्लिश करना है। बिना ब्रेव सोल्जर्स से पॉसिबल ही नहीं है। उसके ब्रदर ने उसके ऊपर अटैक किया, आदम खान ने, तो भैया उसका मन, वो ऐसा लगा कि यार ये मेरे खुद के अपने नहीं है, मेरे ही नहीं हो सकते, तो फिर ये मेरे मदद क्या करेंगे बड़ा एम्पायर को स्टैब्लिश करने में। तो यहाँ पर राजपूत की तरफ वो रिलाय हुआ। 1561 में एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, अकबर अजमेर में होते हैं। तो राजा, मोटा राजा बहरामल जो कि आमेर के राजा हैं, वो अपनी डॉटर हरका बाई की शादी अकबर से कर देते हैं। हरका बाई, यस, जिनको हम पॉपुलरली जोधा बाई बोलते हैं ना, बुक्स में दिया हुआ है, वो बेसिकली जोधा बाई नहीं है बेटा, उनका सही नाम है हरका बाई, ठीक है। जोधा बाई उनकी वाकई में, यस इट इज करेक्ट, वो उनकी डॉटर इन लॉ थी, बहू थी, यानी कि प्रिंस सलीम की जो वाइफ थी जोधा बाई, ठीक है। वो भी कहानी बताता हूँ मैं, कहाँ गड़बड़ हुई थी वो भी बताता हूँ, अभी 2 मिनट रुको बस, ठीक है। ये पार्ट, तो 1561 में अकबर की शादी होती है हरका बाई से। अब ये एक हिंदू लेडी, राजपूत लेडी है, तो इनके इन्फ्लुएंस में, ना इनके इन्फ्लुएंस में बल्कि इनके जो तौर तरीके होते हैं, उसको अकबर जब देखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, भालते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं यार ये लॉयल है, राजपूत लॉयल है, ठीक है। ये अपनी पॉपुलेशन, जितने भी हैं पॉपुलेशन, उन सबको जो है उन सब की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर 1562 में एक ऑर्डर वो निकालते हैं कि जब कभी भी वॉर होगी, यस, तो उसमें विमेन्स को और चिल्ड्रंस को एनस्लेव नहीं किया जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो चिल्ड्रन और विमेन्स, ये सब वॉर बूटी का हिस्सा है। वॉर बूटी का मतलब होता है लूट का माल, है ना, ये चीज। तो भैया यहाँ पर एनस्लेवमेंट नहीं होगा, स्लेव्स, खासकर की फीमेल्स को स्लेव्स नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1563 में वो पिलग्रिम टैक्स को अबॉलिश कर देते हैं। 1564 में वो जजिया, जैसे हेटेड टैक्स को वो अबॉलिश कर देते हैं, और यहाँ से इनको टाइटल मिल जाता है अकबर का। यस, वो हो जाते हैं ग्रेट यहाँ पर अकबर। फिर उसके बाद हर राजपूत प्रिंसिपैलिटीज के साथ बनाते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस, या तो खुद शादी करते हैं या किसी और रॉयल पर्सन से मैरिज होता है राजपूत प्रिंसिपैलिटीज में। सिर्फ एक रणथंबोर, सिरोही और बांसवाड़ा, ये राजपूत के साथ अलायंस नहीं बनाते, ठीक है। और जितने भी राजपूत होते हैं उन सबको वो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे देते हैं, सूबेदार या फिर नायब सूबेदार वो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा लॉयल हैं। यस, ये काफी ज्यादा लॉयल हैं एंड ब्रेव है। इनकी ये जो दो क्वालिटीज हैं, इन पर इन पर जो है अकबर अपना पूरा एम्पायर खड़ा करते हैं। बस इनको क्या चाहिए? इनको बस वो देते हैं अपनी वतन जागीर, अपना होमलैंड, ये उनको दे दिया जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा जागीर के साथ। इवन राजपूत को रॉयल हैरम्स एंड कारखानास का भी इंचार्ज बना दिया जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राजपूत कभी भी किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। राजपूत की अगर आर्मी है तो उनकी आर्मी में मुगल्स और राजपूत दोनों हो सकते हैं, और राजपूत हमेशा उस आर्मी को लीड ही करेगा, वो कभी भी किसी भी मुगल के सबॉर्डिनेट नहीं होगा। ये अकबर के सख्त इंस्ट्रक्शंस थे। तो इससे क्या हुआ? राजपूत को मिल गई प्रेस्टीज, ऑनर मिल गया, मान सम्मान मिल गया, खुश हो गए। वो बोले यार ये बढ़िया है ना, ये अच्छी चीज है। उन्होंने अकबर की सुजेरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। सुजेरेनिटी क्यों कर लिया भैया? मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया ही अकबर ने इसलिए था भैया, हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में मैट्रिमोनियल अलायंस, या दामाद जो होता है ना, वो सबसे ऊपर होता है ना। तो यस, अकबर जो है अब क्या हो गया? अकबर दामाद हो गया इन राजपूत का। तो भैया ऑब्वियस सी बात है,
अब तो हेल्प करनी ही पड़ेगी, है ना? तो ये चीज, ओके, ये पार्ट। अब इनके प्रति जो है लॉयल रहना ही पड़ेगा। तो राजपूत की लॉयल्टी को इस तरीके से अकबर ने कॉन्कर किया, ठीक है? ये चीज काफी दिमागदार था अकबर। अकबर जो है दो इलिटरेट था लेकिन काफी दिमागदार था यहाँ पर। और उसी के अकॉर्डिंगली अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज भी मॉडिफाई होना शुरू हुई। हमने देख ही लिया, प्रिजन ऑफ वॉर, पिलग्रिम टैक्स को एबॉलिश करना और जजिया को एबॉलिश करना। इसके बाद अकबर ने 1575 में इबादत खाना खोला। यस, अब वो एकदम से तो किसी भी डिस्कशन पर नहीं पहुंचेगा ना, बहुत समझदार व्यक्ति था अकबर। एकदम से तो वो खड़ा होकर के ये नहीं बोल देगा कि नहीं सब कुछ सेक्युलर है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योस होगा। यस, इस्लाम भैया, इस्लामिक स्टेट था, है ना? थियोलॉजियंस उलेमास क्या बोलेंगे, ये चीज। तो उसने क्या किया, इबादत खाना स्टार्ट किया। अब इस इबादत खाना में करता क्या था अकबर? अकबर करता था इस इबादत खाना में डिस्कशन। डिस्कशन किस पर? रिलीजन के ऊपर, ठीक है? यस, जितने भी रिलीजियस पर्सनालिटीज होते थे उस टाइम पर, काजीज होते थे, उन सब से वेरियस वेरियस टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होता था, डिस्कशन होता था। एंड व्हाट ही फाउंड, अकबर को बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला कि कोई भी एक प्रॉब्लम है, मान लो कोई भी ABC, कोई भी एक प्रॉब्लम है, तो इसके हर रिलीजन में अलग अलग सोल्यूशंस है। अकबर बोलता है यार प्रॉब्लम एक है, रिलीजन भी सब एक है, सॉल्यूशंस लेकिन अलग अलग है, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए यहाँ पर 1579 यानी कि ठीक 4 साल के बाद अकबर ने एक रिलीजियस डिक्री इशू करी, जिसको महजर कहा जाता है। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, मैं जो मार्क कर रहा हूँ इसे ध्यान रखिएगा। महजर है, ठीक है? महजर। यहाँ पर महजर का मतलब क्या हुआ? महजर का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है? उसके ढेर सारे इंटरप्रिटेशन है, ढेर सारे इंटरप्रिटेशन है। सारे इंटरप्रिटेशन नहीं, जो अकबर बोलेगा वो फाइनल होगा, ठीक है? यस, अकबर के वर्ड्स जो भी होंगे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में वो फाइनल होंगे। यानी कि अकबर बन गया चीफ उलेमा ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है? यस, अकबर्स इंटरप्रिटेशन विल बी फाइनल, चाहे वो कैसा भी इशू हो। ये था मजहर, बोले नहीं मैं ही हूँ जो भी कुछ हूँ। यहाँ पर अलग अलग रिलीजियस हेड्स कुछ नहीं बोलेंगे, सुनूंगा सबकी, करूंगा मन की। ये चीज क्योस हुआ, काफी क्योस हुआ, प्रॉब्लम शुरू हुई। 1581 में अकबर ने जो है इबादत खाना को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब कोई डिस्कशन नहीं होता था, अब सीधे प्रॉब्लम्स अकबर के साथ ही डिस्कस होती थी। 1582 में परमानेंटली जो है इबादत खाना को बंद किया गया और यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज तौहीद इलाही, सुलह को, या एक नया हम लोग सेक्ट बोल सकते हैं जिसे कहा जाता है दीन ए इलाही। क्या कहा जाता है? दीन ए इलाही। ये जो है पार्ट स्टार्ट किया गया, ठीक है? 1582 में अकबर में। अनफॉर्चुनेटली अकबर और सिर्फ बीरबल यही बस इसके जो बने, है ना? दीन इलाही, मुल्ला बदाऊनी इसे बोलते हैं, बस सिंपली एक कोड ऑफ कंडक्ट है। उमराह, उमराह का मतलब होता है, यस ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है यार, उमराह का मतलब होता है डिसाइपल। क्या मतलब होता है इसका? डिसाइपल, डिसाइपल यानी कि शिष्य। और उमरा जो है ये लॉयल्टी की ओथ लेगा। ही शुड बी ओबीडिएंट एंड टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन। यस, नॉन वायलेंट एंड टॉलरेंट। ये देखो भैया, सेक्युलर बना दिया पूरी एम्पायर। उमराह जो है, यस ही हैड टू टेक अ ओथ ऑफ लॉयल्टी। और सबसे मजे की बात, उमरा कोई बना ही नहीं। यस, दीन इलाही में सिर्फ दो ही पर्सन थे, दीन इलाही में सिर्फ दो ही पर्सन थे, एक मिस्टर अकबर जो कि स्पिरिचुअल गुरु थे, और एक ही उनका शिष्य था जिनका नाम था बीरबल, ठीक है? यस, बीरबल। ये बात, अकबर ने ढेर सारे सोशल रिफॉर्म्स किए, सती सिस्टम को उसने अबॉलिश कर दिया, ठीक है? ये चीज, सोशल एजुकेशनल रिफॉर्म्स लिए, विडो रीमैरेजेस उसने स्टार्ट किए, ठीक है? स्ट्रिक्ट विडोज जो टेंडर एजेस हैं उनके मतलब वो उनको जो सती सिस्टम में जो अपने हस्बैंड्स के साथ जो बर्नआउट होने का सिस्टम था उसे बंद कर दिया गया। ही लीगलाइज्ड विडो रीमैरिज। यस, अकबर लीगलाइज्ड विडो रीमैरिजेस, ठीक है? ये चीज, ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ सेकंड मैरिजेस, बिल्कुल। जब तक दो वाइफ्स, यस, टू वाइफ्स सेम टाइम, एक ही टाइम पर, जब तक पहली वाइफ जो है वो बैरन नहीं होती। मैरिज, यस,
गर्ल्स की 14 ईयर्स और बॉयज की 16 ईयर्स ये रेस कर दी गई। वाइन्स एंड स्पिरिट्स पर सेल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, दो ही वाज इलिटरेट पर्सन लेकिन एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया। मॉरल एजुकेशन, मैथ, सेक्युलर सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब अकबर के टाइम पर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ाई जाना शुरू हो गई, पढ़ाना शुरू हो गया। काफी ज्यादा आर्ट एंड पेंटर्स को भी अकबर ने जो है ये दिया। नवरत्न उसके कोर्ट में थे जिनको 9 ज्वेल्स ऑफ द अकबर्स कोर्ट कहा जाता है। कौन कौन थे देख लें जरा। अबुल फजल, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा बीरबल जिनको मेहरदास कहा जाता है, एंड मुल्ला दो प्याजा उनके चीफ शेफ थे। शेख फैजी, कीरजुद्दीन, तानसेन एंड राजा मानसिंह, ये 9 लोग हैं जो उनके 9 ज्वेल्स में आते थे। दीज वर द 9 पीपल जो कि उनके 9 ज्वेल्स में थे। अकबर का जो एम्पायर है वो पूरी तरीके से सेकुलर है, लिबरल है, बिल्कुल कल्चरल इंटीग्रेशन, सोशल मैटर्स इन सब पे देता है। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पेंटिंग्स, ये आप देख सकते हो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। यस भैया, मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये हुमायूं के साथ इंडिया में आते हैं फ्रॉम ईरान, और ये ईरानियन टेक्निक को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। दासवंत एंड बासवान ये अकबर के टाइम पर इंपॉर्टेंट पेंटर्स हैं। ठीक है, मोस्टली सेक्युलर पेंटिंग्स अकबर के टाइम पर बनी है और वो भी डिपिक्टिंग द रॉयल लाइफ। पेंटिंग्स के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसका नाम है तस्वीर खाना। यस, तस्वीर खाना, अ प्लेस वेयर तस्वीर इज मेड, तस्वीर खाना। बासवन एंड दासवान ये दास्तान हमीर अमजा, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फेमस पेंटिंग है अकबर के दिन की। लिनन के क्लोथ के ऊपर ये पूरा का पूरा एक स्टोरी बनाया जाता है, दास्तान लिखी जाती है, दास्तान अमीर हमजा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, एक कॉमन लाइफ की पेंटिंग, कॉमन मैन की पेंटिंग है। देखो ये एक आदमी है, ये चल रहा है, घोड़े पर सवारी कर रहा है, ये देखो अपने घर की जो है विंडो पर है, ये घर में बैठा हुआ है ना। अगेन ये भी एक आदमी है, कॉमन मैन, ही इज राइडिंग अ म्यूल। ओके, ये चीज यहाँ पर कोई भी रिलीजियस फिगर अलाउड ही नहीं है जिन पर पेंटिंग की जा सकती। कलर्स, और बाप रे बहुत अच्छे अच्छे कलर्स यूज होते थे यार। इंडियन रेड, पिकॉक ब्लू, गोल्डन, ये सब पेंटिंग्स में कलर यूज किए जाते थे, है ना। मोस्टली मोस्टली दीज कलर्स आर यूज्ड। आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्क ट्यूडर आर्क ये बिल्कुल सबसे पहली बार अकबर के टाइम पर इंट्रोड्यूस हुई। सेंट्रल आर्क है ये। यस, इसका जो पॉइंट है ये यहाँ सेंट्रलाइज सेंटर्स कैलकुलेट करके फिर ये आर्क बनाया जाता है, ट्यूडर आर्क। ठीक है, ये चीज मोस्टली जितने भी बिल्डिंग्स हैं अकबर के टाइम पर वो सब रेड सैंडस्टोन से बने हैं। आर्किटेक्चर की हम बात करें तो अकबर ने 3 फोर्ट्स बनाए। सबसे पहला फोर्ट था आगरा फोर्ट, दूसरा जो फोर्ट था दैट वाज इलाहाबाद फोर्ट, और तीसरा जो फोर्ट था दैट वाज लाहौर फोर्ट। यस, ये 3 फोर्ट अकबर ने स्टैब्लिश किए, बिल्ड किए। ठीक है, यहाँ पर आगरा फोर्ट भैया सबसे इंपॉर्टेंट फोर्ट था, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, मोस्टली आगरा फोर्ट में तो खैर इतने ज्यादा मॉन्यूमेंट्स नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने हैं? क्योंकि अकबर ने आगरा से अपना कैपिटल जो था वो शिफ्ट किया था फतेहपुर सीकरी। यस, फतेहपुर सीकरी जो है अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। आगरा के अंदर जो भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं वो मोस्टली शाहजहां के टाइम पर बने हैं। जैसे मोती मस्जिद पूरी तरीके से मार्बल की बनी हुई है, पिटारा ड्योरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पर बनी हुई है, दैट वाज डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां। फिर दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब शाहजहां के टाइम पर बना है। जहांगीर ने अपने लिए महल बनाया है ना, और एक शीश महल है टर्किश बाग, ये भी शाहजहां के टाइम पर बना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज भैया मैंने बताया था ना, बाबर के टाइम पर चार बाग स्टाइल मुगल गार्डन्स। यस, बाबर ही वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ ऑल दीज गार्डन्स। तो ये अकबर के टाइम पर हर मुगल मॉन्यूमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। मोस्ट स्ट्राइकिंग जो आर्किटेक्चर का जो एग्जाम्पल है दैट इज द फतेहपुर सीकरी। यस, आगरा से लगभग 28 किलोमीटर वेस्ट में, 28 किलोमीटर वेस्ट में ये एक ब्यूटीफुल सिटी अकबर ने बनाया। एक छोटा गांव था सीकरी, उसको अकबर ने अपना कैपिटल बनाया, एक नया कैपिटल सिटी बनाया। उसका नाम फतेहपुर रखा गया, फतेहपुर। जब गुजरात को उसने कॉन्कर किया, और गुजरात की कॉन्कर को जो है की विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए उसने बनाया बुलंद दरवाजा।
बुलंद दरवाजा, ये सबसे ऊंचा दरवाजा है भाइयों। यस, इट इज द हाईएस्ट डोर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये फ्रोजन मूवमेंट है ये हिस्ट्री का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर पर्शियन और हिंदू आर्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन। ये देख सकते हो आप बुलंद दरवाजा, इट इज 40 मीटर्स हाइट, 1576 में बनाया गया था। हाईएस्ट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड। और इसी दरवाजे के बाहर है 1581 में बनी है शेख शलीम चिश्ती की टोम, जो कि पूरी तरीके से व्हाइट मार्बल पर बनी हुई है। और अरेबेस्क्यू पैटर्न है, वर्सेस लिखे गए हैं, जालीस काफी अच्छे हैं, है ना। इसी और फर्दर जहांगीर ने इसे डेकोरेट किया 1606। ठीक है, फिर आप ये देख सकते हो 5 महल, 1 2 3 4 5, 5 स्टोरी बिल्डिंग है। मुगल एम्परर यहाँ पर बैठे हैं, रॉयल लेडीज यहाँ पर हैं, और फिर उनके और बाकी ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं, अलग 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 उस लेवल पर 5। फिर जोधाबाई पैलेस, यस, बेसिकली देखा जाए ये हरकाबाई पैलेस था। 1585 में हरकाबाई लाहौर जाती हैं अकबर के साथ, अभी वॉर पर जा रहे हैं, वाइफ भी साथ में जा रही है, पता नहीं लौटेंगे भी कि नहीं लौटेंगे। तो हरकाबाई जोधाबाई को अपना पैलेस ले जाती है। वहां पर नेम प्लेट भी लगी होती थी, तो नेम प्लेट हटा करके वहां पर जोधाबाई की नेम प्लेट लगा दी जाती है, ये चीज। लेकिन वो वापस आ जाते हैं, है ना, पर नेम प्लेट हटाई नहीं जाती। यहाँ पर मिस कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर मिस कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया जो जोधाबाई है वो अकबर की वाइफ है, जबकि ऐसा नहीं है। अकबर की जो वाइफ है वो है हरकाबाई, और जोधाबाई जो है वो जोधपुर की प्रिंसेस है, सही नाम है उनका जगत गोसाई, और वो सलीम की वाइफ है। ठीक है, वो किनकी वाइफ है? सलीम की, यानी कि अकबर की डॉटर इन लॉ। ठीक है, अकबर की डॉटर इन लॉ। फिर उसके बाद में फतेहपुर सीकरी में हमको मिलता है 25 कोट, ये देखने को। 25 कोट है क्या? 25 कोट एक तरीके से कोर्ट यार्ड है, खुला कोर्ट यार्ड है। यहाँ बीच में चेस लगाई जाती थी, अकबर एक तरफ बैठते थे, दूसरी तरफ एक और प्लेयर, और फिर जो बाकी के लोग बैठ के इस गेम को देखते थे। बिल्कुल, यहाँ पर अकबर चेस खेलता था कोर्ट यार्ड में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो कि अकबर के टाइम पे था। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड यस दोस्तों, मैं अभी भी कहूंगा, अगर आप 2021, 22 या 23 में देना चाहते हो एग्जाम और सीरियस हो, तो गो विद द प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेस। आप सब्सक्राइब कर सकते हो अकेडमी लर्निंग ऐप पर जाकर के, बाय यूजिंग द कोड अमित मोदी। 10% का आप डिस्काउंट पा सकते हो जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी बनेगी रेगुलरिटी, इससे आपकी बनेगी रेगुलरिटी। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर से 9 बजे इसके आगे का पार्ट लेके, यानी कि अकबर की डेथ के बाद जहांगीर और शाहजहां के रूल से। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, एंड देन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया। यहाँ से हमारी हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस, अब हम जो भी पढ़ेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, मिलते हैं कल फिर ठीक 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।